दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी अनुदान योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत लड़की को शादी करने के लिए सरकार द्वारा 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। यह धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत विवाह हेतु किए जाने वाले आवेदन की पुत्री की आयु शादी के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वहीं पर लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हो। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और वहीं पर एक गरीब परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो केवल शादी के 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को अनुदान के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करना है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए वैसे तो 2 तरीके हैं। पहले तरीके से आप शादी अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इस पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वीडियो को वहां से फुल वॉच कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हो। इसके लिए आपको शादी अनुदान फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये आपको फॉर्म कहां से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदक माता पिता ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफी लोग यही गलती करते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, यानी कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसके माता पिता का नाम आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद आवेदक का नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। आवेदक का नाम इंग्लिश में लिखने के बाद उसके नीचे आपको आवेदक के पिता पति का नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको आवेदक के स्थायी पते को यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि पहले मकान संख्या यहाँ पर आपको लिखनी होगी। मकान नंबर लिखने के बाद आपको अपना विकास खंड यहाँ पर लिख देना है, जो आपका विकास खंड पड़ता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी तहसील को यहाँ पर लिख देना है, जो आपकी तहसील लगती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और फिर उसके बाद आपको अपने जिले को यहाँ पर लिख देना है, जिस जिले में आप रहते हो वो जिला आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने जिले का पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा। जिले का पिन कोड लिखने के बाद आवेदन किस क्षेत्र में रहता है वो आपको लिखना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है तो आप ग्रामीण को लिखना है, अगर शहरी क्षेत्र का रहने वाला है तो आपको शहरी क्षेत्र यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको अपने पत्राचार के पते को यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो अपने स्थायी पते को पत्राचार पते में सेम ऐसे ही लिख देना। अगर आपका पत्राचार पता सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको अपनी मकान संख्या डालनी होगी। फिर उसके नीचे आपको अपने गांव मोहल्ले का नाम यहाँ पर लिख देना है और उसके नीचे आपको अपना विकास खंड भी यहाँ पर लिखना होगा। विकास खंड लिखने के बाद आपको अपनी तहसील यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको अपना जिले को यहाँ पर लिख देना है। जिला लिखने के बाद उसके बाद आपको अपना जिले का पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने अपना स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों लिख दिया है, तो दोस्तों आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। फिर उसके नीचे आपको आवेदन की जाति यहाँ पर लिख देनी है। अगर आवेदन अनुसूचित जाति से है तो आपको अनुसूचित जाति लिखना है, अगर अनुसूचित जनजाति से है तो आपको अनुसूचित जनजाति लिखना है, या सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है तो आपको सामान्य वर्ग यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके नीचे आवेदन की आयु यहाँ पर आपको वर्षों में लिख देनी है। तो दोस्तों मैंने आवेदन की आयु भी यहाँ पर वर्षों में लिख दी है। फिर उसके नीचे आपको आवेदन का लिंग यहाँ पर लिख देना है। अगर महिला आवेदन कर रही है तो आपको यहाँ पर महिला लिखना होगा, अगर पुरुष आवेदन कर रहा है तो आपको यहाँ पर पुरुष लिखना होगा। फिर उसके नीचे आपको आवेदन की विवाहित स्थिति को यहाँ पर लिखना होगा। अगर आवेदन विवाहित है तो आपको विवाहित यहाँ पर लिखना होगा, अगर आवेदन अविवाहित है तो आपको यहाँ पर अविवाहित लिख देना है। फिर उसके नीचे आपको आवेदन की ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है, अगर है तो लिख देना, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके नीचे आपको आवेदन का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको आवेदन की वार्षिक आय यहाँ पर लिख देनी है, जितनी आवेदन की वार्षिक आय है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके नीचे आपको आवेदन का आधार संख्या 12 अंकों की यहाँ पर लिख देनी है। आवेदन की आधार संख्या लिखने के बाद उसके नीचे आपको आवेदन का बीपीएल श्रेणी अगर है तो हाँ लिख देना, नहीं है तो ना कर देना। फिर उसके नीचे आपको आवेदन का बीपीएल का क्रमांक यहाँ पर लिख देना है। बीपीएल संख्या लिखने के बाद आपको दूसरे पेज पर आ जाना है। जैसे आप दूसरे पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको बीपीएल दिनांक लिख देनी है। जिस दिन आपका बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको आवेदन का अंत्योदय कार्ड यानी कि राशन कार्ड यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड का क्रमांक संख्या लिख देनी है। फिर उसके नीचे आपका राशन कार्ड जिस दिन जारी
हुआ है वो दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके नीचे यदि आवेदक विधवा है या उसे समाज कल्याण द्वारा पेंशन प्राप्त होती है तो आपको विधवा पेंशन की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके नीचे आपको माह या वर्ष में कितनी पेंशन मिलती है उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं मिलती है तो आपको इसे खाली ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके नीचे आपको आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं जाति प्रमाण पत्र की संख्या भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर उसके नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र जिस दिन जारी हुआ है वो दिनांक आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको आवेदन की बैंक की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम यहाँ पर लिख देना है। आवेदन का जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने ब्रांच का नाम भी यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको IFSC कोड को यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको आवेदक की खाता संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो आवेदक की बैंक की डिटेल भी यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद अब आपको जिसकी शादी के लिए आर्थिक सहायता मांगी गई है उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले आपको दुल्हन का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो मैं दुल्हन का नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपको दुल्हन की जन्म तिथि को यहाँ पर लिख देना है। जन्म तिथि लिखने के बाद आपको दुल्हन की आयु वर्षों में यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको दुल्हन का आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर टाइप कर देनी है। तो मैंने दुल्हन की आधार कार्ड की संख्या भी यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद आपको दूल्हे का नाम यहाँ पर लिख देना है। दूल्हे का नाम लिखने के बाद आपको दूल्हे की जन्म तिथि को यहाँ पर लिख देना है और फिर उसके बाद आपको आयु यहाँ पर वर्षों में लिख देनी है। फिर उसके नीचे आपको दूल्हे का आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर लिख देनी है। तो मैंने आधार कार्ड की संख्या भी यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद आपको दूल्हे का पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है और उसके नीचे आपको दूल्हे की माता का नाम यहाँ पर लिख देना है और फिर उसके नीचे आपको दूल्हे के पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। और फिर उसके नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर आपको दूल्हे का स्थायी पते को लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको मकान संख्या यहाँ पर लिख देनी है और उसके नीचे आपको विकास खंड यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर तहसील को लिख देना है। तहसील लिखने के बाद आपको जिले को यहाँ पर लिखना होगा और उसके बाद आपको जिले का पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको दूल्हे का वर्तमान पते को लिख देना है। अगर स्थायी पता वर्तमान पते के सेम है तो आपको वर्तमान पते में स्थायी पता लिख देना है। अगर सेम नहीं है तो दोस्तों आपको अपना वर्तमान पता यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले आपको अपनी मकान संख्या यहाँ पर लिख देनी है और उसके बाद आपको अपना विकास खंड यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद जो आपकी तहसील पड़ती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको अपना जिला यहाँ पर लिख देना है। जो आपका जिला पड़ता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और फिर उसके बाद आपको अपने जिले का पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद जिस दिन आपकी लड़की की शादी हुई है उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आपकी लड़की की शादी जिस स्थान में हुई है वो आपको स्थान यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों अब आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ आवेदक के दस्तावेजों की सूची यहाँ पर लगानी होगी। तो सबसे पहले आपको आवेदक का फोटो यहाँ पर लगाना होगा और आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि जो तहसील द्वारा वर्तमान में जारी हुई हो और आय प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि जो तहसील द्वारा वर्तमान में जारी हुई हो, आपको इसकी फोटोकॉपी यहाँ पर लगानी होगी और आपको BPL कार्ड की फोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित कर यहाँ पर आपको देना होगा। और इसके अलावा विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो दे देना। और इसके अलावा आपको अंत्योदय कार्ड यानी कि राशन कार्ड की फोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित कर इस फॉर्म के साथ देना होगा। और आपको आवेदक का बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित कर भी आपको यहाँ पर देना होगा। और इसके अलावा आपको शादी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी को भी देना होगा और आपको आवेदक के परिवार के रजिस्टर और दूल्हे के पिता के परिवार के रजिस्टर की मूल प्रतिलिपि को यहाँ पर नहीं देना होगा। और दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या परिवार की रजिस्ट्री या आधार कार्ड इनमें से आपको किसी एक की फोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित कर आपको यहाँ पर देना होगा। और इसके अलावा दूल्हे के जन्म प्रमाण पत्र में से भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या परिवार की रजिस्ट्री या आधार कार्ड इनमें से आपको किसी एक की फोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित कर आपको यहाँ पर देना है। और इसके अलावा अगर आप अपनी दूसरी लड़की के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र यहाँ पर लगाना होगा। अगर आप अपनी पहली लड़की के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको शपथ पत्र यहाँ पर नहीं लगाना होगा। और लास्ट में आपको आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं और आवेदन का नाम यहाँ पर लिख देना है और स्थान जिस स्थान में रहता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके अलावा आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्सों को इस फॉर्म के साथ नत्थी कर लेना है और समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपको इस योजना के अंतर्गत 90 दिन के अंदर इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अगर आपके मन में इस योजना के अंतर्गत कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।